हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 40 हम सॉल्व करने जा रहे हैं और ये वर्कशीट 5 अक्टूबर 2020 के लिए है जो आपको करना है। तो देख लेते हैं आज आपको क्या सॉल्व करना है वर्कशीट में। आज हमें पढ़ना है गति का दूसरा नियम। गति का पहला नियम हम सॉल्व कर चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे गति का दूसरा नियम। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वर्कशीट के उन्हें अच्छे से सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ज्ञान आ चुके हैं, जिज्ञासा भी आ चुकी है। देखते हैं ये आज क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी यह तो मैं समझ गया हूँ कि कोई भी वस्तु एक असंतुलित बल लगने पर गति करती है, लेकिन क्या हम इस बल की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने ये पढ़ा कि भाई जब किसी वस्तु पे बल लगता है और वो असंतुलित बल होता है, यानी जिधर ज़्यादा बल लगता है उसी गति में हमारी वस्तु जो है, उसी दिशा में हमारी जो वस्तु है वो गति करने लगती है। लेकिन ये पता कैसे लगेगा कि उस बल की मात्रा कितनी है, यानी जो बल लगा रहे हैं हम उस पर वो कितना बल लग रहा है। बल का भी तो कोई क्वांटिटी होगा कि कम बल ज़्यादा बल, तो कितना बल लग रहा है उसे कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो जिज्ञासा कैसे रिप्लाई कर रही हैं। ज्ञान यह समझने के लिए हमें गति के दूसरे नियम को जानना होगा कि आप जिस प्रश्न का उत्तर पूछ रहे हैं उसे समझने के लिए पहले आपको गति का दूसरा नियम समझना होगा, जिसके अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित की बल के दिशा के बल के समानुपातिक होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी वस्तु में जितना संवेग होगा वो उसका अनुपातिक होगा। क्या? समानुपातिक होगा किसके? बल के। इसका मतलब क्या है कि भाई अब ये संवेग क्या है, संवेग क्या है इसे हम आगे समझेंगे। ये कह रहे हैं जो संवेग है हम उसे P से दिखाते हैं, तो संवेग क्या होगा? संवेग होगा समानुपातिक किसके? बल के। यानी आपका जो बल है जिसे हम फोर्स कहते हैं उसे F से दिखाते हैं और संवेग को P से दिखाते हैं। और ये समानुपातिक का क्या होता है? सिंबल होता है, यानी कि चिन्ह होता है। समानुपातिक का मतलब क्या है कि कोई वस्तु A है, अगर वो समानुपातिक है B के, तो इसका मतलब अगर A बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा, या B बढ़ेगा तो A भी बढ़ेगा। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा संवेग है अगर वो बढ़ेगा तो उस वस्तु पे लगने वाला बल भी बढ़ेगा। यही कहता है हमारा दूसरा नियम गति का। इस नियम में वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग से संबंधित एक राशि प्रस्तुत है जिसे संवेग कहते हैं। तो इस नियम में हमने एक नई चीज के बारे में पढ़ा जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है संवेग। ये एक सदिश राशि है। सदिश आप सब जानते हैं जिसमें दिशा भी होती है और जिसका माप भी होता है। इसकी दिशा वस्तु की वेग की दिशा, इसकी दिशा क्या होगी? वस्तु के वेग की दिशा में होती है, यानी वही दिशा होगी जिसमें वस्तु वेग कर रही हो। किसी वस्तु का संवेग, अगर हम संवेग की बात करें तो किसी वस्तु का संवेग कैसे दिखाते हैं? P से दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे मास को M से, वेट को W से, वैसे ही संवेग को हम किससे दिखाते हैं? P से दिखाते हैं। द्रव्यमान M एवं वेग V के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि P = mv, यानी अगर हम M का गुणन करते हैं V से, M मतलब द्रव्यमान और V मतलब वेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान को उसके वेग से गुणन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? संवेग मिल जाता है। यही हमारी संवेग की परिभाषा है। संवेग का SI मात्रक क्या है? SI मात्रक है kg, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है इसका मात्रक। अब आपको इसको प्रूव करके दिखाना है। उससे पहले आपको रोजाना की जिंदगी में, यानी डेली की जिंदगी में आपने गति के जो दूसरा नियम है इसके कुछ उदाहरण देखे होंगे, वो यहाँ पे दिखाए हैं। गति के दूसरे नियम के दैनिक जीवन में प्रयोग, यानी दैनिक जीवन में इसके प्रयोग क्या क्या होते हैं, जैसे कि लंबी ऊंची कूद में खिलाड़ी का बालू या कुशन पर कूदना। जब कूद होती है आपने देखा होगा कि वहाँ पे जहाँ पे उसे कूदना होता है, जंप करना होता है खिलाड़ी को, वहाँ पे कहीं पे कुशन बिछा रहता है, कहीं बालू बिछा लगाई रहती है। क्यों लगाई रहती है? क्योंकि जिससे जो व्यक्ति का द्रव्यमान है वो जब बालू पे गिरेगा तो उसके वेग को कम करने के लिए। दूसरा आपने देखा होगा खिलाड़ी का पत्थर और स्लेट की झटके से तोड़ना। जो कराटे करते हैं तो कराटे वाले क्या करते हैं, जैसे एक पत्थर है,
एक बार हाथ मारते हैं, उस पत्थर को दो टुकड़े में तोड़ देते हैं। वो किसकी वजह से होता है? वो इस एंगल से करते हैं कि जिसमें वेलोसिटी, उनका वेग जो है वो ज़्यादा हो, इसकी वजह से वो टूट पाता है। क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद लपकते समय हाथ पीछे खींचना। आपने कभी नोटिस किया है, जो बॉलर होता है, क्रिकेट तो सब देखते होंगे, जो बॉलर होगा जब क्रिकेट में गेंद आती है कैच के लिए तो वो अपने हाथ को थोड़ा नीचे करता है, फिर बॉल को खींचता है। ऐसा वो क्यों करता है? ऐसा वो इसलिए करता है जिससे जो बॉल है, आपको पता है जो बॉल है उसका कुछ द्रव्यमान होगा, यानी मास होगा, और वो एक वी वेग से आ रही होगी बहुत तेज से खिलाड़ी के। तो अगर हाथ ऊपर करके वो पकड़ेगा तो खिलाड़ी के हाथ में चोट लग सकती है, क्योंकि उसका वेग बहुत ज़्यादा होगा, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए खिलाड़ी अपना हाथ थोड़ा सा नीचे करता है, जिससे बॉल की स्पीड क्या हो, वेग धीरे धीरे कम हो जाता है, तो वो आसानी से उसे पकड़ सकता है। इसके अलावा गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचना। जो गोली होती है, बंदूक की गोली, उसे हाथ से फेंक के देखो, कोई चोट नहीं लगेगी, लेकिन जब आप उसे बंदूक से फायर करते हो तो इंसान मर सकता है, छेद कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो वी होता है, वेग, द्रव्यमान के साथ, मास तो उसका तब भी वैसा ही है और अब भी वैसा ही है, यानी द्रव्यमान, लेकिन जब उसे आप एक वी वेग से फेंकते हो, बंदूक फायर करते हो, तो वो इतने वेग से जाता है कि वो छिद्र कर देता है, छेद करके आर पार हो जाता है। इसका मतलब वेग को बढ़ा या घटा के चीज़ों की जो कार्य है वो बदल जाता है कई बार। तो ये आपके दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण हैं जहां आपने देखा होगा गति का दूसरा नियम। अब हम समझ लेते हैं गति के द्वितीय नियम को, गणितीय गुणना, यानी कि अगर से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका देख लेते हैं। जैसे कि हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखा, ये सेकेंड लॉ है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में मोशन के तीनों नियम को सिद्ध किया था, वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें माननी पड़ती हैं, तो मान लीजिए, माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु, आपको ये अच्छे से समझना है क्योंकि आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपको एज इट इज़ इसे सॉल्व करना है, यही चीज़ करना है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दूँ। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, m, प्रारंभिक वेग है u, और वो एक सीधी रेखा में गति कर रही है जो t टाइम ले रही है, ठीक है। F इस पे लगने वाला बल है और V क्या है, V है इसका अंतिम वेग। तो पहले आपको कुछ चीज़ें मांगनी पड़ती हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने मान ली। इसके बाद अब आपको ये बोला जा रहा है कि आपको सिद्ध करना है, तो पहले आपने कुछ चीज़ें मान ली, इसके बाद तब वस्तु का प्रारंभिक संवेग कितना होगा। देखिए, वेग आपको पता है, संवेग क्या होता है, P इक्वल टू एम वी, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन हमारे पास दो संवेग निकलेंगे, एक होगा P1, एक होगा P2। क्यों? क्योंकि हमें प्रारंभिक वेग u दे रखा है और अंतिम वेग v दे रखा है। तो इसी तरीके से प्रारंभिक संवेग कैसे निकलेगा, P1 mu, u मतलब प्रारंभिक वेग, और P2 कितना होगा, mv, v मतलब क्या है, अंतिम वेग। तो हम यहाँ पे संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, संवेग में परिवर्तन होगा, आप ये देखिए, संवेग में परिवर्तन कितना होगा, P2 माइनस P1। जब आप करोगे P2 माइनस P1 यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो आपका इस तरीके से आएगा कि mv माइनस mu। जब आप यहाँ पे m कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा v माइनस u, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे करके दिखाई है, v माइनस u, संवेग में परिवर्तन। अब संवेग में परिवर्तन की दर कितनी होती है, हमारा जो द्वितीय नियम है वो यही तो कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब समय से भाग कर दो। अगर हम इसी चीज़ को m v माइनस u अपॉन में t लगा दें तो ये क्या होगा, संवेग में परिवर्तन की दर। और गति के दूसरे नियम के अनुसार ये कहा गया है कि ये वैल्यू जो होगी संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होगी, बल के समानुपातिक होगी, यानी बल के समानुपातिक। तो हम इसे F इज समानुपातिक टू, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u अपॉन में t, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा कि भैया जो F है वो समानुपातिक है किसके, m v माइनस u अपॉन में t के। और जब भी इस तरीके का साइन आता है तो इसको हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, एक वैल्यू लगानी पड़ती है जिसे हम क्या बोलेंगे, k। तो हम इस चीज़ को कैसे लिख देंगे, f इक्वल टू k m v माइनस u अपॉन में t। और हम लोग जानते हैं कि m v माइनस u अपॉन में t किसके बराबर होता है, a, यानी कि त्वरण के बराबर में होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, f इक्वल टू k m a,
ठीक है, तो F इक्वल टू के एम ए ये हमें मिल जाएगा और यहाँ से हमारा प्रूव हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा गति का द्वितीय नियम। यदि k का मान 1 है, अगर हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम k का मान 1 रखते हैं तो F हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, ma। ठीक है, तो F इक्वल टू ma और बल का मात्रा कितना होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये आप कंप्लीट देख लो, ये इसका प्रूफ है और ये जो सॉल्यूशन है एज इट इज़ आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करना है, इसमें कुछ भी बदलना नहीं है, एज इट इज़ इसे आपको कॉपी में करना है, सेम है, ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको एक उदाहरण दे रखा है, पहले इस उदाहरण को हम समझ लेते हैं, इसके बाद आप बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल लगता है। ठीक है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, 5 किलोग्राम, समय 2 सेकंड के लिए एक बल लगता है। यह वस्तु वेग 3 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 7 मीटर पर सेकंड हो जाता है। मतलब प्रारंभिक में वेग कितना था, 3 मीटर पर सेकंड, बाद में हो जाता है 7 मीटर पर सेकंड। अब लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करो। जो बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है, यानी F, वो आपको निकालना है। दूसरा बोला है कि इस बल में 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है तो अंतिम वेग। उसके बाद दूसरे में बोला है कि अगर आपको समय दे दिया जाए 5 सेकंड, तब आप अंतिम वेग बताइए। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लो। प्रारंभिक वेग 3 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आप कैसे लगाओगे, F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी माइनस यू अपॉन में t, यही वाला m इंटू वी माइनस यू अपॉन में t। ठीक है, v क्या हो गया आपका 7 माइनस 3 और अपॉन में t कितना है बेटा, 2 है, क्योंकि 2 सेकंड के लिए है, तो आपका क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 हो गया 4, 4 बटे में 2 और इंटू यहाँ पे कितना है 5, तो 4 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 2 और 5 2 जा 10, तो 5 2 जा कितना हो गया 10, यानी कि 10 न्यूटन का बल आप लगाओगे वस्तु पे। अब दूसरे पार्ट में बोला है कि अगर 5 सेकंड के लिए लगा रहे हैं तो वेग बताइए। तो देखिए यहाँ पे आपको करना है v इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना है FTM, यानी फॉर्मूले को ही थोड़ा सा इंटरचेंज करना है, फोर्स इंटू टाइम मीटर और u कर देना है। यहाँ पे आपने फोर्स निकाल लिया ये 10, इसी 10 को जब आप यहाँ पे रख दोगे तो 10 इंटू 5 बटे में 5 प्लस 3, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा 5 10 जा 50, 50/5 कितना हो जाएगा 10, और 10 प्लस 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। तो अंतिम वेग कितना हो गया v 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आप दोनों पार्ट कॉपी में अच्छे से सॉल्व कर लेना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वर्कशीट के क्वेश्चन मत किया करो, एग्जाम्पल जो दिया जाता है उसे भी सॉल्व किया करो। इसके बाद देखिए आपको 5 प्रश्न दिए हैं। पहले प्रश्न में आपको गति का दूसरा नियम निरूपित करना है, जैसे यहाँ पे हमने किया था। दूसरे प्रश्न में आपको बताना है कि एक कार अगर सड़क पे खड़ी हुई है तो उसमें संवेग कितना होगा। तीसरे में आपको एक सवाल हल करना है, चौथे में भी सवाल निकालना है और 5वें में संवेग की परिभाषा देनी है। चलिए फटाफट से सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले प्रश्न में बोला है गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप परिकलित कीजिए। अब मैंने आपको बताया था कि इसका कौन सा आपको गणितीय रूप परिकलित करना है, तो जैसे वहाँ पे हमने चीज़ें की थी सेम टू सेम आपको वैसे ही उतारना है। तो पहले आप क्या लिखोगे, माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से सीधी रेखा में गति कर रही है, समय t ले रही है। ठीक है, बल उस पे F लग रहा है और अंतिम वेग v है। जब वस्तु में प्रारंभिक वेग होगा तो उसमें संवेग कितना होगा P1, जिसे हम mu लिखेंगे। जब अंतिम संवेग क्या होगा P2, जिसे हम mv लिखेंगे। संवेग में परिवर्तन क्या होगा P2 माइनस P1, यानी mv माइनस mu। और जब इसमें हम संवेग की दर कहेंगे, इसे t से डिवाइड करेंगे, तो हम क्या लिख देंगे mv माइनस u अपॉन में t। और गति के दूसरे नियम के अनुसार हम जानते हैं कि लगाया गया बल जो F होता है वो किसके बराबर होता है, समय में संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, और फिर जब आप यहाँ पे
समानुपातिक का निशान हटाएंगे तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, ठीक है। और m v माइनस यू अपॉन में t किसके बराबर होता है, a के बराबर, यानी त्वरण के बराबर होता है। और यहाँ से अगर k का मान 1 होगा तो f इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पे आपका ये पूरा जो होगा वो सिद्ध हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉल्यूशन में टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी, वर्कशीट का भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, तो आप पूरा एज इट इज फर्स्ट वाला क्वेश्चन वहां से कॉपी करके कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कार सड़क पर रुकी हुई है, इसका संवेग क्या होगा स्पष्ट कीजिए। तो एक रुकी कार का संवेग शून्य होगा, क्योंकि केवल गति में रहने वाली वस्तु में संवेग होता है। अब आप इस बात को कैसे बताएंगे, देखिए आप जानते हैं संवेग क्या होता है, एम वी। अगर आपकी जो बेटा कार है वो सड़क पे खड़ी हुई है तो मतलब उसका वेग कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि उसमें गति ही नहीं हो रही है, वेग तो उसका 0 हो गया ना। तो जब वेग 0 हो गया तो m इंटू आप 0 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका संवेग भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, खड़ी हुई है, तो उसका संवेग कितना होगा, 0 होगा। केवल गति में रहने वाली वस्तुओं का संवेग होता है। तो ये आप समझ गए, ये आंसर नंबर 2 है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न 3 में बोला है, इसको प्रश्न सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल है, समझ लो। 100 किलोग्राम की एक वस्तु का वेग 6 सेकंड में, यानी 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। एक वस्तु है जिसका आपको द्रव्यमान दे दिया, समय दे दिया 6 सेकंड, प्रारंभिक वेग देखिए 5 सेकंड दे दिया और अंतिम वेग 8 मीटर पर सेकंड दे दिया। तो उस बल को ज्ञात कीजिए जो वस्तु पे लग रहा है, यानी आपको बल निकालना है, F की वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल में जो जो चीज़ें दी होती है उन्हें पहले लिख दो। वस्तु का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 100 किलोग्राम, ठीक है। लिया गया समय 6 सेकंड, ठीक है। प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग 8 मीटर पर सेकंड। अब वस्तु पे लगने वाला प्रारंभिक संवेग निकालोगे, ठीक है, P1 निकालोगे तो क्या होता है, m इंटू यू। तो क्या हो गया, m कितना हो गया 100 और प्रारंभिक वेग कितना है 5, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया, 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसी तरह अंतिम निकालोगे तो 100 को किससे करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 800 किलोग्राम। अब वस्तु पर लगने वाला बल कितना होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, यानी संवेग में जितना बदलाव आया, संवेग में कितना बदलाव आया, 800 माइनस 500 करोगे और अपॉन में समय लिखोगे तो 800 माइनस 500 कितना हो गया, 300। और जब इसे समय से भाग करोगे, समय कितना था 6, तो आपका कितना आ जाएगा 50 न्यूटन, यानी बल कितना निकल के आ गया हमारा, वस्तु पे लगने वाला 50 न्यूटन। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसको एज इट इज सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न 4 में बोला है 0.5 मीटर पर सेकंड वेग से चल रहे 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले ट्रक का संवेग ज्ञात कीजिए। आपका अब एक ट्रक आ गया, पहले कार आई थी, अब ट्रक आ गया जो 1000 किलोग्राम का है और वेग दे दिया सीधा सीधा, और अब यहाँ पे संवेग बोल रहे हैं निकालने को। संवेग आप जानते हो P इक्वल टू mv होता है, तो ट्रक का द्रव्यमान कितना है 1000 किलोग्राम, वेग लग रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड, और आप जानते हैं संवेग का फॉर्मूला बस लगाना है, P इक्वल टू mv मल्टीप्लाई कर दो 1000 इंटू 0.5, 1000 को गुणन करना है आपको 0.5 से, तो आपका कितना आ जाएगा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बस सीधा से मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूला याद रखना है, P इक्वल टू mv, सीधा मल्टीप्लाई करो, यू गेट द आंसर। तो आपका आंसर आ गया 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसके बाद 5वें प्रश्न में बोला है संवेग को परिभाषित कर उसका मात्रक लिखिए। पहले परिभाषा बतानी है फिर मात्रक। किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m एवं वेग v का गुणनफल होता है, ठीक है। संवेग को हम p यानी P इक्वल टू mv के रूप में दर्शाया जाता है, और इसका SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या kg मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से इसे दिखाते हैं। तो ये आपका आंसर 4 और 5 हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर इसका जो सॉल्यूशन है टेलीग्राम से भी पा सकते हैं आप, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं।
यहाँ में हमने वर्कशीट नंबर 40 सॉल्व कर ली है क्लास 9 की हिंदी मीडियम। इसके अलावा हिंदी और मैथ्स की ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।